अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ फिर से इदारों से मुताल्लिक लचक दिखा रही है। पीटीआई ऐसा तासुर दे रही है कि वो पाक फौज से हर तरह से बात करने को तैयार है। आज बानी पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की बात की थी। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े से मुताल्लिक मानी खेज बयान देते हुए कहा कि वो सानिया 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि अगर 9 मई में हमारे लोग मुलव्विस हुए तो मैं माफ़ी मांगूंगा। इस हवाले से अलीमा खान ने भी मीडिया से बात की। वो क्या कह रही हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान ने यही कहा है कि सीसीटीवी फुटेज है, इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफी का फैसला कर लिया कि माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। अब तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो अपने बयानिए की वजह से बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इसीलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं है कि वो इदारों से मुतालिक अपनी सोच में लचक का मुजाहरा करे। अब सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई वाकई 9 मई पर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि पाक फौज तो वाज़े अंदाज में कह चुकी है कि सानिया 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ पहले की तरह कायम और दायम है। इस हवाले से DGISPR ने क्या गुफ्तगू की थी वो भी आपको दिखाते हैं। मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अब तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। खुद बानी पीटीआई ने इदारों के सरबराहान के बराह रास्त नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। एक लंबी चार्जशीट तहरीक इंसाफ पर है और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उसने पूरी मनसूबाबंदी के साथ सानिया 9 मई का खेल रचाया। और अभी हाल ही में बानी पीटीआई ने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि उन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब पहले बानी पीटीआई ये मानने को तैयार नहीं थी कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन फिर उन्होंने इसका एतराफ़ किया और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के हवाले से मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। और पाक फौज चाहती है कि 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाए या फिर वाक़े के जिम्मेदार माफ़ी मांगे, जिस पर अब बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अली मोहम्मद खान भी हवाले से मशरूत माफ़ी की बात कर रहा है। 9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही है? हम तो कह रहे हैं कि आप वो फुटेज लाइए। आज इमरान खान साहब ने खुद बारहा आप मीडिया नुमाइंदगान के सामने केस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो फुटेज आप लाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर उस फुटेज में तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान जो हैं वो खुदा न खास्ता गिराव जलाव कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, हम बाकायदा उस पर माजरत करेंगे। अब पहले तो तहरीक इंसाफ 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं थी, अब उसने मशरूत माफ़ी का इंदिया भी दे दिया है। अब जाहिर है हुकूमती हलकों में ये तशवीश की लहर पहले से दौड़ रही है कि कहीं तहरीक इंसाफ और इदारों में बात बन जाए। अब अगर बात बन जाएगी तो हुकूमत के लिए ख़तरा, और तहरीक इंसाफ तो यही तासुर दे रही है कि अनकरीब तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा के झोंके चलना शुरू हो जाएंगे। और उमर अयूब तो अब ये तासुर भी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त इंतखाबात का ऐलान है। अब उमर अयूब की इस बात से तो यही समझ में आता है कि शायद तहरीक इंसाफ को नए इंतखाबात के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है या मिलने वाला है। इससे पहले असद कैसर भी दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने की पेशगोई कर चुके हैं। अब बात सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उसके रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील हो जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी भी समझती है कि हुकूमत बड़े खतरे में, और शायद मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का इदराक है। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह खान भी लचक का मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ को सियासी धारे में शामिल होने की तलकीन कर रहे हैं कि सियासी लोगों में वापस आएँ, बातचीत करें, डायलॉग का रास्ता खोला जाए। राना साहब का क्लिप में दिखाते हैं, उसके बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर उन्होंने ज्वाइन किया था। राना साहब की गुफ्तगू दिखाते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, अपने सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं। आप जो है वो बरसे इक़्तिदार भी रहे हैं, 4.25 साल आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप असम्बली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असम्बली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। वो आप शायद ऐसे ही समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना सियासी मुखालिफ समझता हूँ।
ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख्वाजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि मैं आपको अपना सियासी हरीफ समझता हूँ। ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जो कहते थे कि ये इंतशारी टोला है, ये फितना है, ये सियासतदान नहीं है, ना ये सियासी जमात है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। क्या वजह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब को कहना पड़ रहा है कि आपको मैं सियासी हरीफ समझता हूँ और सियासी हरीफ से बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, आइए हमसे बात करें। तो पहले हुकूमत क्लैरिटी तो लेके आए कि ये इंतशारी टोला है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, ये सियासतदान है, इनसे बात हो सकती। कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी साफ़ और वाज़ेह बात है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी किसी से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मुस्लिम लीग नून कभी इस हद तक किसी के साथ पर्सनल नहीं हुई कि वो दुश्मनी में बात आ जाए। ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को या कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को ये कहा कि हम आपका एसी उतारेंगे, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को ये कहा कि जनाब फ़लाने शख्स जो हैं वो चोर हैं और बाकी सारी जो मुस्लिम दुनिया जो वो नेक पाक है। हम साहब वैसे बड़े सादा आदमी के तरीके से करने पे शुरू से बिलीव रखते थे। सर वैसे बड़े सादा आदमी हैं। आपने तोशा खाना केस डाल दिया, आपने ये जितने मामला आते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ने कभी ये कहा नहीं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर होता है ना सर। वो बेशक पॉलिटिकल डोमेन में हो के हम रहेंगे। अगर आप प्लीज़ मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात कर सकूंगा, क्योंकि मैंने 10 मिनट से ये सारा सेगमेंट सुन रहा हूँ और आप जो है वो एक चंद सेकंड मेरी बात नहीं सुन सके। तो ये जो बेसब्री है ना, इसी ने मुल्क को तबाह किया है कि जल्दी बड़ी है हमें हर चीज़ की। यानी हम राय कायम करने में भी बड़ी जल्दी करते हैं, हम फैसला करने में भी बड़ी जल्दी करते हैं। तो ज़रा ठंडे दिमाग से ना 2 मिनट आप मुझे ज़रा प्लीज़ मेरी बात सुन लें। ख्वाजा साहब, एक तो आप आ गए सर, आप आ गए हैं। पहले तो भाई से बरकत है कि आपने हमें जो है इज्जत दी है, आज आप आए हैं हमारे शो के अंदर। तो मैं तो खामोश बैठा हूँ, मैं आपको सुनूंगा, बस आप जो कह रहे हैं मैं सुनूंगा। ख्वाजा साहब, मुझे एक तो आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। लेकिन बहरहाल मैं बात करता हूँ कि देखें, मुस्लिम लीग नून ना तो इंतकाम पर बिलीव करती थी ना करती है। हाँ, अगर कोई शख्स लोगों को ये कहेगा कि वो सबसे बड़ा नेक है और वो चोरी में मुलव्वस होगा, अगर कोई शख्स लोगों को ये कहेगा कि बाकी सब चोर हैं और मैं ही नेक हूँ और उसकी को चोरी पकड़ी जाएगी, तो डेफिनेटली उसके कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अभी आपने तोशाखाना केस की बात की, तो क्या वो मैंने बनाया या किसी मुस्लिम लीग नून ने बनाया? तोशाखाना केस एक वाकया हुआ है तो केस बना है ना भाई। और तोशाखाना केस जो है उसको चलने दें, वो उसका जो मंतकी इंजाम होगा वो सब उसको देख लेंगे। जहाँ तक दूसरे केसेस का ताल्लुक है, 9 मई का वाकया मुस्लिम लीग नून ने कहा था किसी को करने को, मुस्लिम लीग नून ने किसी सियासी जमात से कहा था कि जाके कोर कमांडर का घर जला दें, या मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि अपना टैंकों पे बैठ के जाने की बात करें, या पाकिस्तान पर एटम बम खुदा ना खास्ता गिरने की बात जो है वो मुस्लिम लीग नून ने किसी को कहा था कि वो करें। जिसने जो बात की हुई है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो उस दिन टॉल क्लेम्स 9 मई की शाम को किए जा रहे थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो वीडियोस मौजूद हैं शोहदा की यादगारें जलाने की, जो वीडियोस मौजूद हैं, आज तो बहुत बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, जो लोगों की वीडियोस मौजूद हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने कहा था कि जनाब खान साहब जो हैं उन पर हाथ ना डालना और अब हम तो ये करके आएंगे, हम वो करके आएंगे। तो मेरे भाई, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, उनका जुडिशल मर्डर साबित हो गया। मुझे बताएं कि 9 मई वाला जो मामला है, सब्सटेंशियल एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, हुकूमत के पास सब कुछ है। मैं तो कह रहा हूं कि आपने तो पाबंदी लगानी थी पीटीआई के ऊपर, आपने तो आर्टिकल 6 लगाना था इमरान खान के ऊपर। और दूसरा यह है कि आप इंतशारी टोले से 9 मई करने वालों से बार बार ये कह रहे हैं कि हम पेशकश करते हैं, मुज़ाकरात कर लो, बार बार आप उनको कह रहे हैं हमारे साथ बैठ जाओ। तो पहले क्लैरिटी तो लेके आए ना सर कि 9 मई वालों को सजा देनी है, बैन करना है, या फिर आपको सुनने में गलतफहमी हुई है। आपको सुनने में को गलतफहमी हुई है। जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनसे किसी किस्म की बात नहीं होगी। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात किया, शायद अगर आपने नहीं सुनी तो दोबारा सुन लें। वो कहते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है, हम आप पे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने खुद दुश्मन हैं और आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप अगर किसी चोरी में इन्वॉल्व हैं, तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हम आपके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। जरा बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, तो सर फिर ये स्टांस में तब्दीली आई है ना हुकूमत की। हमने किसी पे मुनशियात का केस नहीं बनाया, हमने किसी के ऊपर मुनशियात नहीं डाली मेरे भाई। आपने हमने किसी को 2.5-3 साल नाजायज अंदर रख के बाद में जो फैसले आए कि जनाब वो गलती हो गई, हमने किसी के साथ ये नहीं किया।
अगर 9 मई के केसेस हैं तो जिन लोगों ने मौके पे जो किया है वो कानून उनको देख रहा है और उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं। हमने तो किसी पे कोई 9 मई वालों से बात होनी चाहिए या पाबंदी होनी चाहिए सर? देखिए, मैं कौन होता हूं? मैं एक सियासी कारकुन हूं। मैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी को सपोर्ट नहीं करता। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर किसी सियासी वर्कर की गिरफ्तारी पर बिलीव नहीं करता। मैं एज अ सियासी कारकुन किसी लीडरशिप को गिरफ्तार करने पर बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी लीडरशिप, कोई भी वर्कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई सियासी पार्टी अपनी सियासत का रास्ता छोड़ के तशद्दुद पसंदी इख्तियार करेगी, तो मैं ख्वाहिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस मुल्क में एक कानून है, इस मुल्क में एक आइन है जिसको अपनी मर्जी से तोड़ा और मोड़ा जाता है। तो बहरहाल जो इदारे मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं, वो अपना रास्ता ले रहे हैं, वो अपना रास्ता लेंगे और कानून जो फैसला करेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक। अच्छा ख्वाहिश साहब, हुकूमत को इतनी उजलत क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, बड़ी उजलत के अंदर पार्लियामान से कानून में तरमीम भी करा ली गई और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुब्बारे में हवा भी भर गई है। वो कहते हैं हमने भी नजरसानी दरखास्त दायर करनी है। तो हुकूमत को इतनी उजलत क्या है ये मखसूस नशस्तें उचक लेने की? क्या डर क्या है सर? देखें यार, बड़ी खुली सी बात है कि इस मुल्क में और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर अदलिया आज़ाद और मुनसिफाना फैसले जहाँ भी करती है वो मुल्क उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मादरत से हमने तो आज तक ये देखा है कि मनपसंद फैसले नज़र आते हैं। और बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँगा कि जुडिशरी को सियासी फैसले नहीं करने चाहिए, जुडिशरी को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी लीडरशिप से हटाने का फैसला था उस वक्त की ग्राउंड्स और थी, और वही फैसला जब किसी और के मुताबिक आता है तो ग्राउंड्स बदल जाती हैं। और इसी तरह से पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री लीडर की डेफिनेशन का जो फैसला था, वो जो 17 जुलाई के इलेक्शन के नतीजे में जो सारी चीज़ें जो उसके बाद देखने को आई, तो हमारे लिए पैमाने और हैं और लाडरों के लिए पैमाने और हैं। तो जब तक कोई किसी का लाडरा रहेगा इस मुल्क में आइन और कानून नहीं पनप सकता। कानून और कानून अच्छा, मुझे बताएं सर, मुझे बताएं कि कोई तरीकाकार नहीं है कि जो जिसका दिल करता है वो करी जाएगा। ये कोई जंगल का कानून नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, हुकूमत 2/3 अक्सरियत लेके कोई आईनी पैकेज मंजूर कराना चाहती है पार्लियामान से, क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है इस वक्त हुकूमत की, इसीलिए जल्दी भी है? देखें, पार्लियामेंट जो है पहले भी अपने फैसले कर चुकी है और पार्लियामेंट जो है अपना जो भी कानून बना चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और इस मुल्क के बकाया तमाम इदारों को पार्लियामेंट के फैसलों को मानना होगा। और अगर कोई पार्लियामेंट के फैसलों को नहीं मानता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और ज़्यादती है और उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो पहले पार्लियामेंट के फैसलों को माजी में बिल्डोज किया जाता रहा है, लेकिन मैं एज अ सियासी कारकुन जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम जमातों को, तमाम इदारों को पार्लियामेंट को बालादस्त तस्लीम करना होगा। और अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम नहीं होनी तो फिर इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ख्वाहिश साहब, देखिए, यहाँ पे ये कोई आईनी तरमीम नहीं की पार्लियामान ने, ये एक एक्ट है और इसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, ये आपको फोर्स ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या हुकूमत को आईनी तरमीम लाना चाहती है पार्लियामान से? क्योंकि ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं ना कि अक्टूबर बड़ा अहम है, तो अक्टूबर से पहले हुकूमत कोई बंद बांध रही है, अपने जो भी खतरात नजर आ रहे हैं उसके सामने को बंद बांधना मकसूद है? देखिए यार, बात तो यह है कि मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ भाई, मैं एक सियासी कारकुन ज़रूर हूँ। मैं अपनी सियासी समझ बूझ के मुताबिक जो है वो बात करता हूँ। तो सियासी कारकुन जो हैं और सियासी जमातें जो हैं वो सियासी फ़ैसले करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को हैजानी कैफियत से बचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है, बड़े मैं अदब से अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान जब भी मुस्तहकम होने लगता है, जब भी पाकिस्तान सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जा रहा होता है, हम कोई ना कोई ऐसा कू करते हैं कि जिससे हैजानी कैफियत आ जाती है। अब ये बात करना कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, अक्टूबर अहम है, 2 महीने अहम है, इससे क्या मिलेगा? इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है, जो बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही थी, उसको एक ब्रेक लगेगा। पाकिस्तान के हालात जो तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे थे उसको अनसर्टेनिटी में ले जाके फिर दोबारा बेड़ा गर्क होगा। तो मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा मुल्क को चलने दें। पाकिस्तान के लोगों पे बहुत जुल्म हो गया, अब उन्हें मजीद महंगाई की चक्की में ना पीसें। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ जा रहा है, रोज़ का तमाशा जो लगा हुआ था किसी ज़माने में वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो अफवाह साजी पे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्लाह नोज़ बेटर कल क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा बिलीव है
कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, ठीक, इसका साहब, कुछ नहीं बिगड़ना, बहुत- ये बहुत- चलेगा भी, दौड़ेगा भी, लेकिन सिर्फ खुदारा इस मुल्क को चलने दें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज अडयाला जेल में जो खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उससे तासुर तो यही मिलता है कि खान साहब माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन एक फ्लेक्सिबल स्टांस तो है, जिससे लगता ही है कि कोई लचक का मुजाहरा है, बात करना चाहते हैं, फौज से बात करना चाहते हैं, हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। उमैर नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि खान साहब ने फ़ौज को मुज़ाकरात की दावत दी थी कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत के लिए तैयार है, तो उसका कोई जवाब नहीं आया, जवाब नफ़ी में आया है, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है, एक मायूसी है, परेशानी है। नहीं, आज की तो तफसील का नहीं पता। आज बैरिस्टर गौर वगैरह गए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई थी, लेट ही अभी निकले हैं, थोड़ी देर 5:30 बजे के पहले। अभी मुझे इस पे तो आइडिया नहीं, मैं ऐसे ही कमेंट करूं, मगर जाहिर बात है, देखें, जैसा मुज़ाकरात की बात होती है, डायलॉग तो तब भी होता है जब दोनों तरफ से रजामंदी हो। डायलॉग कभी भी एक तरफ से नहीं होता, और बुनियादी नुक्ता वहीं खड़ा है जो पीटीआई की तरफ से है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, और मैंडेट अगर वापस होता है वो इसी सूरत में होगा कि अगर आप अदालती निज़ाम देखें तो ये तो 2-2 साल केसेस पड़े रहेंगे। नहीं, देखिए, खान साहब फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और उनको कह रहे हैं कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन फौज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। यानी इन रिस्पॉन्स टू इट फौज की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट तो ये स्टांस अपना जमाए हुए है कि वो ए पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली राना सनाउल्लाह साहब ने फिर पेशकश की है इमरान खान साहब को कि आप सियासतदानों में वापस आएँ। तो एक तरफ आपको सियासतदान मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आप ठुकरा रहे हैं, आप फौज को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, फौज आपकी इस दावत को ठुकरा रही है। नहीं, सियासतदानों से तो देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिफरेंट जमातों को ऑन बोर्ड पीटीआई ने लिया हुआ है, मगर जिस हम एजेंडे को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, वो इलेक्शन की रिगिंग का है। और इलेक्शन की रिगिंग का देखें, उन्हीं से बात हो सकती है जो इफेक्टिव हैं या जो इसको हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना उमैर नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब को जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन रिहाई का फाटक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फौज एब्सोल्युटली नॉट कह रही है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या फिर फौज को कायल किया जाएगा कि मुज़ाकरात करें, हमसे बातचीत करें? देखिए, इमरान खान साहब अगर अंदर है जेल में तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से अंदर है, और डिफरेंट केसेस हैं जो चले बनते आ रहे हैं, नए भी कुछ बन गए आ गए, लेकिन इन केसेस ने अल्टीमेटली खत्म होना ही होना है। ये कोई इंडेफिनिट नहीं है कि जी खान साहब को ताहयात अंदर रहेंगे। साल उन्होंने मजबूती के साथ गुजारा है, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह से गुजारा है टाइम पीरियड जो इमरान खान साहब गुजारे हैं। जिन मुश्किलात से खान साहब ये सामना कर रहे हैं, तो आगे भी कोई इतना मसला नहीं है। ज्यादा क्या, ये अलकादिर का केस ही है ना, जिसको ये आज हरिडली चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसमें सजा हो जाए, तो उसमें भी सजा नहीं, लेकिन इसके बाद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का इंदिया भी दिया जा रहा है ना, मिलिट्री कस्टडी में चले जाएंगे, ये तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 9 मई के केसेस है सर। वो 2 हफ्ते पहले खान साहब ने खुद कहा था कि इनका अगला प्लान है कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में ले जाने का। तो देखें, अभी जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है वो किस लिए की जा रही है? बुनियादी तौर पे तो वो लिस्ट चैलेंज अंडर चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पड़ी हुई है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। अभी उस चीज पे भी डिसाइड होना है। नहीं, लेकिन उमैर नियाज़ी साहब, लग ये रहा है ना कि दबाव तो अल्टीमेटली खान साहब पे है, दबाव इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है, क्योंकि खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, खान साहब माफी मांगने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट कोई जवाब नहीं दे रही, तो दबाव तो आप पर है, दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर तो नहीं है। दबाव खान साहब के पे किस चीज का दबाव है? देखिए, खान साहब की कोई जायदाद फंसी हुई है, खान साहब का क्या मसला है, क्या फेवर चाहिए? देखिए, खान साहब के स्टेक्स बहुत हाई है ना सर, जायदाद से भी बड़ा प्रॉब्लम है सर। नहीं, मसलन बताएं ना, एक्सप्लेन करें। देखें सर, उनकी सियासी जायदाद फंसी हुई है उमैर नियाज़ी साहब, जो सियासी स्टेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है, अपने ऊपर केसेस भी हैं, फिर उनकी अहलिया के ऊपर भी केसेस हैं। देखें, इस साल में खान साहब ने जो ये प्रोसेस से गुजरे हैं ना, खान साहब कभी भी अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे नहीं लगाएंगे। खान साहब ने एक चीज को डिसाइड कर लिया है कि उनका उड़ना बिछोड़ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने जाना नहीं है, और ये वो फैसला कर चुके हैं और बड़ा कैटेगोरिकली बार बार कह चुके हैं। और इसमें ये भी आप लिख लें कि खान साहब के ज़हन में ये नहीं है कि मैंने वजीर आजम ही बनना है। खान साहब आएंगे तो अवाम के वोटों के साथ आएंगे, अगर अवाम लाती है उन्हें एज वजीर आजम तो वो आएंगे।
बाकी वो कोई बैसाखी नहीं इस्तेमाल कर। लेकिन उमैर न्याई साहब कता कलामी के लिए माजरत, 2013 में जब इंतखाब हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, 126 रोज़ का धरना दिया, एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। 2018 में वज़ीर आज़म बनकर चैन लिया। अब 2024 में इंतखाबात हो गए हैं, वो फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी चाहते हैं, वो चैन नहीं ले रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, उसके अलावा तो उन्हें कोई कबूल नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कबूल है। सर देखिए, धरना दिया था 4 हलके खुलवाने के लिए, और अल्टीमेटली आपने देखा वो जब 4 हलके खुले, वो चारों के 4 का रिजल्ट रिवर्स हुआ। खान साहब की उस वक्त भी बात ठीक थी। देखिए, ये तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। देखिए, एक फ्री आप मैदान सबको दें, बराबरी का मैदान दें, इलेक्शन आपके ऐसे हों जो क्वेश्चनेबल ना हो। लेकिन खान साहब ने माना ना कि 2018 में वो भी बैसाखियों पर आए थे, ये तो खान साहब भी मानते हैं। नहीं, तो आज खान साहब बिल्कुल क्लियर है कि आज उनका मैंडेट वापस भी आ जाए, वो 170 के साथ कभी भी जो है ना, आज फिर वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि मुझसे बात करें, मुझे वो बैसाखियां वापस लौटा दी जाए। एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत का तो यही है ना कि देखिए, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कुछ फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आज वो इन्फ्लुएंस करना छोड़ दे और फील्ड को न्यूट्रल कर दे, ठीक है, तो सियासतदान आपस में मुकाबला कर लेंगे और आपसे हल भी निकाल लेंगे। प्रॉब्लम किधर आता है? जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है। देखिए, पाकिस्तानी निजाम को आप देखें, पाकिस्तानी निजाम कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस फैसला नहीं कर रही। अगर कोई फैसले हो रहे हैं तो वो पार्लियामेंट से हटके हो रहे हैं या कैबिनेट से हटके हो रहे हैं। लेकिन उमैर न्याई साहब, लगता यह है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उसको भी उजलत नहीं है। वो पीटीआई की लीडरशिप ये चाहती है कि खान साहब अंदर ही रहे, क्योंकि खान साहब के बाहर आने में भी दिलचस्पी कोई नहीं है। तो इस लिहाज से तो उजलत कोई नहीं है। अच्छा, देखिए, पीटीआई की जो लीगल टीम का जहां तक सवाल है ना, देखिए, इससे बहुत हद तक जो है ना खत्म हो चुके हैं। देखिए, अब एट द एंड ऑफ द डे एक ट्रायल जो फुल स्विंग पे चल रहा है वो अल कादिर वाला है, ठीक है। ज्यादा क्या होगा, वही पुराना जज ये वापस ले आए हैं, क्या करा लेंगे? एंड मैक्स एक उसमें सजा हो जाएगी तो वो भी हाई कोर्ट से सस्पेंड हो जाएगी। उस केस में इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस, ठीक है। बाद में जो आप देख रहे हैं रिमांड है 9 मई वाले, वो सारे लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिए। नैब के अब ये 2 नए रेफरेंसेस बनाने की कोशिश में, तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास भी कुछ नहीं है। ये खाली तवालत दे रहे हैं कि किसी तरह से खान को अंदर रखें, क्योंकि देखें प्रॉब्लम इन्हें क्या है कि खान जैसी शख्सियत बाहर आ जाती है, बाहर आके वो मोमेंटम इनसे कर्टेल नहीं होगा। खान साहब का खाली बाहर आने के ही मनाजिर इतने बड़े होंगे कि वो ये सिस्टम सस्टेन ही नहीं कर सकता। लेकिन सर वो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे ना न्याय साहब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, पार्लियामान से कानून साजी भी हो गई। आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपना फैसला रिवर्स कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दायर करेंगे। नशिस्तें भी आपको नहीं मिल रही, वो अपना काम बड़ी खामोशी से और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। दूसरी तरफ लग ये रहा है ना, इससे ऑप्टिक्स ये है कि खान साहब बार कह रहे हैं कि जी मुझसे बात करें, बातचीत कोई कर नहीं रहा, और वो फ्रस्ट्रेशन है कि बढ़ती चली जा रही है। तो आप तो लूजिंग एंड में नजर आ रहे हैं सर। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसको थोड़ा सा पुश मिला है गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन पे। जो लेजिस्लेशन उन्होंने की है वो लेजिस्लेशन की है इस ऑब्जेक्टिव से कि शायद उस लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई वाली वर्डिक्ट अंडू हो जाएगी। वो नहीं अंडू होने लगी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाई, ये एक्ट में 3 सेक्शन की इन्होंने तरमीम की है, उसके जरिए कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं रिवर्स होने लगा। इन्हें ये सीटें, रिजर्व सीटें देनी ही पड़ेगी। बस खाली कर क्या रहे हैं कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन भी इसको टेकअप किया, इस एक्ट ने 1 मिनट के लिए सस्टेन नहीं करना। बाकी इन्होंने खाली थोड़ा सा कवर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली वेब सीरीज बरज़ख को भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट ZEE5 के लिए ही बनाया गया, लेकिन ये सीरीज तनाज़ात का शिकार होकर रह गई है। सीरीज बरज़ख की पूरी कास्ट में पाकिस्तानी अदाकार शामिल हैं, जिनमें सर फहरिस्त फवाद खान और सनम सईद हैं। बरज़ख में फवाद खान और सनम सईद ने सौतेले बहन भाई का किरदार अदा किया है। 19 जुलाई को भारतीय यूट्यूब चैनल जिंदगी ZEE5 पर रिलीज होने वाली सीरीज बरज़ख की पहली और दूसरी किस्त ने जहां पाकिस्तानी और भारतीय मद्दाहों के दिल जीते, तो वहीं सीरीज की तीसरी किस्त देखकर पाकिस्तानी मद्दाह गुस्से से भड़क उठे। दरअसल बरज़ख की तीसरी किस्त में 2 मर्द किरदारों के दरमियान रोमानवी मनाजर और रग़बत दिखाई गई थी, और इसके अलावा सीरीज में गैर अखलाकी मवाद और बच्चों की जहन साजी भी दिखाई गई, जिसके बाद सीरीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली ये सीरीज रिलीज के बाद ऐसे तनाज़ात में घिरी कि इसे नशर करने वाले इंडियन चैनल जिंदगी ने पाकिस्तान में यूट्यूब से ही हटा देने का ऐलान किया। 6 एक साथ पर मुश्तमिल इस सीरीज़ की आखिरी किस्त 6 अगस्त को यूट्यूब पर जारी की गई, लेकिन
उसी दिन जी जिंदगी ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर इस ड्रामे तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में मौजूदा अवामी जज्बात की रोशनी में हमने यूट्यूब पाकिस्तान से बरज़ख को रज़ाकाराना तौर पर हटाने का फैसला किया है। अब इस हवाले से नाकिदीन का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत हम जिन्स परस्त कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर है हमारे माशरे में इस किस्म के कल्चर की कोई गुंजाइश नहीं है। बरज़ख पर तनकीद करने वालों की दलील है कि हम जिन्स परस्ती जैसे मामलात को स्क्रीन पे पेश करके नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। इस सीरीज़ की रिलीज़ के बाद सहाफ़ी हों या यूट्यूबर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सभी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और इस दौरान ये भी देखा गया कि बहुत सी ऐसी मालूमात भी पेश की गई कि जिन्होंने इस ड्रामे के बारे में मुखालिफत को मज़ीद हवा दी। पाकिस्तान में यूट्यूब से इस सीरीज़ को हटाए जाने के ऐलान के बाद बरज़ख के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद से कामयाबी करार देते रहे। फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने बरज़ख के खिलाफ एक वीडियो जारी की जिसमें उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में सबसे बड़े गुनाह हैं उनकी एक फहरिस्त बनाई और उन पे एक ड्रामा बना दिया। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटाए जाने की खबर के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा कि माजरत के साथ ये उसी तरह की फिल्म नहीं थी जो हमारी नस्ल देखना चाहती थी। शायद ये तवज्जो हासिल करने का बदतरीन तरीका था। अब नाकिदीन ये भी तनकीद कर रहे हैं कि सीरीज़ को हिट करने के लिए ऐसा गैर अखलाकी मवाद और इसका सहारा लेने की कोशिश की गई, जबकि कुछ नाकिदीन ये ख्याल करते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत LGBTQ से मुतालिक ज़हन साजी की कोशिश की गई। अब बरज़ख सीरीज़ के हवाले से पैमरा का मौक़िफ़ भी सामने आया। पैमरा ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा कि ड्रामा सीरीज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नशर की जा रही है, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पैमरा के दायरे इख्तियार में नहीं आता। पैमरा ने अपने बयान की निशानदेही की कि ये सीरीज़ पैमरा के लाइसेंस याफ्ता किसी भी सेटेलाइट चैनल से नशर नहीं की जा रही है। अब बरज़ख सीरीज़ बड़े सवाल खड़े कर चुकी है और इसको रिलीज़ करने वालों ने भी के आगे बेबस होकर इसको यूट्यूब से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सीरीज़ तो नशर हो चुकी है और ऐसे में जिसने भी इसको देखा उसके जहन पर उसका असर तो पड़ सकता है। अब अगर सोशल मीडिया अब सीरीज़ में कुछ भी देखा जा सकता है तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो उसने आने वाले वक्त में इस तरह का मवाद दिखाया भी जाता रहेगा। ज़रूरत तो इस बात की है ना कि सोशल मीडिया मवाद पर ऐसी सीरीज़ को सेंसर करने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद हो। शायद इस सब्जेक्ट की ज़रूरत को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार राशिद महमूद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राशिद साहब, ये तनाज़ा खड़ा हो गया, वेब सीरीज़ बरज़ख के नाम से आई और पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन बताई गई, Z5 से इसको नशर भी किया गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट आपने देखा और इसका कंटेंट जिस एतबार से है, आपके ख्याल में कम देने की और किसे पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक को प्रोडक्शन जो है ना, उसमें आर्टिस्टों का किसी भी मुल्क का हो, मैं उनके काम करने में कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम अपने आर्टिस्टों से ये तवक्को रखता हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब कहीं भी अब्रॉड में कहीं उसको कमिट करते हैं तो उसमें अपने रिलीजन को, अपने माशरे को, अपनी अक़दार को आपको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए उसको हाँ करनी चाहिए। और फिर सबसे पहली बात जो है कि हम स्क्रिप्ट के बगैर ज़बानी जो हमसे तय करें कि हमें ये करना है और हम कमिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको पूरा स्क्रिप्ट जो है उसको नज़र में रखना चाहिए कि जब मैं स्क्रिप्ट है मुझे क्या करना है इसमें, ताकि आप वो तमाम प्रिकॉशंस, मेरे रिलीजन में जिस कदर वाइड आज़ादियाँ हैं वो दुनिया किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है, लेकिन वो मादर पितर आज़ादियाँ नहीं हैं। ये जो है ये बिल्कुल एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक अनड्यू एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव के लिए, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए और अपनी फेम के लिए इस तरह के गिमिक्स और मदारीपन जो है ये पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो है इस हवाले से मैं तो इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा कि इस तरह की जो है इसको स्कैन करना चाहिए और वो स्कैनिंग के लिए जो हमारे यहाँ जो ये सारा कुछ देखा जाए, अब ये तो चल चुकी है, लोग देख चुके हैं। ये एक यलगार है हमारे इस ये बड़ा अहम पहलू है। राशिद साहब, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर पाकिस्तान के चोटी के जो असरे हाजिर के चोटी के फनकार हैं, उन्होंने इस सीरीज के अंदर जो है वो किरदार निभाए हैं
और अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से इसको जस्टिफाई भी, देखिए इस कंटेंट को आपने कहा ना, देखिए अब आपने कहा कि कंटेंट को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन फनकारों की तरफ से, अदाकारों की तरफ से इसको जस्टिफाई किया जा रहा है जो कंटेंट जिसके ऊपर उन्होंने एक्ट किया है, तो इसका मतलब उसको दुरुस्त समझते हैं और इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको एग्री नहीं करता। मेरा रिलीजन, मेरा मुल्क, मेरी अक़दार जो है वो इसकी रत्ती भर इजाजत नहीं देती है। हमें ये सारा कुछ सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव या अपनी उस फेम के लिए तो नहीं। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, फवाद के और सनम के बहुत आला परफॉर्मर होने में किसी को दुनिया में शक नहीं है, और वो उनको लिया गया है तो इसीलिए लिया गया कि वो एक व्यूअरशिप रखते हैं, एक फेम रखते हैं, तो ये उनका राइट है किसी भी आर्टिस्ट का कि उसको दुनिया में जहाँ भी काम मिले उसको करना चाहिए। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी कुछ प्रिकॉशंस या कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं जो शायद कोई उन पर ज़बरदस्ती ठोस नहीं सकता, लेकिन वो हमें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ए इंसान और बीइंग ए मुस्लिम अपनी ज़ात पे खुद जो तो हम पे रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई हुई हमारे रिलीजन पे, उनसे तो हम डिनाइल कर नहीं सकते। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो इक़्तिदार के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, बीइंग ए आर्टिस्ट हम पे खुद भी तो उनकी इम्प्लीमेंट्स करने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं करता कि आपको जो करने रशब एक जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि क्योंकि सोसाइटी में, कम्युनिटी में किसी जगह पर ऐसी चीज़ अगर हो रही है और मीडिया का काम है उसको हाईलाइट करना उस इशू को, तो ये एक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि देखिए हम तो आईनादार हैं। तो क्या ये ग्लोरीफाई ऐसे सब्जेक्ट को जो कंट्रोवर्शियल है, जो कंडेमनेबल है, उसको ग्लोरीफाई करने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए दुनिया में जो कुछ ये जो फैक्ट जो उसमें दिखाया गया होता है, ऐसा हो रहा है, लेकिन हम बीइंग ए मुस्लिम मैं समझता हूँ कि हमें उसको सेकंड करने की जरूरत, इसको कंडेम करना चाहिए। आपको अगर ये सारा कुछ आप करना चाहते हैं तो फिर आप अपने उस मुल्क से या उससे हवाले से फिर जुड़े नहीं हुए, आप सिर्फ एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव और एक आइडियोलॉजी को कन्विंस करने के लिए, अपनी फेम के लिए इसे कर रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे कवायद व ज़वाबित अपनी ज़ात पे बीइंग ए मुस्लिम तो रखने की ज़रूरत है। हम अपनी नेशन को क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? हम पहले ही बहुत इब्तलाओं में गुजर रहे हैं इस मुल्क में, तो इस तरह की ये जो यलगार है ये एक साजिश है जो जानबूझ के क्रिएट कर दी गई है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। हम एक दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनके यहाँ रोज क्या कुछ होता है, क्या उनका मीडिया जो है वो इस तरह एक्सप्लॉइट करता है? ये करता है तो पर्टिकुलर उसके लिए वो चैनल हैं जो इस तरह की चीज़ें जो है उनको पोर्ट्रे करते हैं। हमारे इस मुल्क में या हमारे इस माशरे में या हमारी इस अक़दार में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हो जाती है, कोताहियाँ हो जाती हैं, आर्टिस्टों से भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, हम करने के बाद फिर हमें रियलाइज़ होता कि हमसे गलती हो गई, तो उसको कन्फेसिस कर लेने चाहिए और ऐसी चीज़ों को इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। सर लास्टली, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े फेवरेट हैं लोगों के, तो कुछ उसमें कुछ चीज़ें जो आप अपनी ज़ात पे खुद भी तो उनके डिसीजन अपने तौर पे ले, तो मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब बड़े आर्टिस्ट हैं और आपने इसको कंडेम किया, लेकिन बतौर फनकार आप क्या समझते हैं कि एक बैकलैश जो वेब सीरीज के ऊपर तो आया है, इसकी स्टोरी पर तो आया है, फनकारों की जिंदगी के ऊपर अब किस तरह का असर पड़ता है जब वो इस तरह का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में चला जाता है और वो एग्जीक्यूट कर जाता है जिसका बड़ा बैकलैश आता है? तो आप क्या समझते हैं कि बतौर आर्टिस्ट आपकी लाइफ के ऊपर, करियर के ऊपर कितना असरअंदाज होगा, और इसमें जो कर रहे थे, जो रोल प्ले किया जिन्होंने, वो कितना मुतासिर होंगे इससे? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो हो गया उनसे, तो इन फ्यूचर उनको थोड़ा सा अपनी ज़ाती एहतसाब करना चाहिए। हो जाता है बाज़ दफ़ा अनकॉन्शियसली, हम बाज़ चीज़ें जो हैं वो हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ये जो आर्टिस्ट हैं, ये मेरे मुल्क के नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट में बड़े डोमिनेटिंग एटीट्यूड वाले और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो एक हो गया तो मुझे यकीन है कि वो दिल से इसको रत्ती भर कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब गलती हो जाती है तो बात। ठीक, राशिद महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला हुआ जिसमें उनकी जान बाल बाल बची थी और अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकारों ने मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने वालों को मौत की नींद सुला दिया था। ट्रंप पर जिसने कातिलाना हमला किया उसका नाम था मिस स्टोक्स और ये सफ़ेद फार्म बताया जा रहा है। अब इस हवाले से आसिफ मर्चेंट पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ट्रंप के हमले में मुलव्विस हैं। दरहकीकत अमरीकी हुकाम ने आसिफ मर्चेंट के बारे में दावा किया है कि उनका पूरा नाम आसिफ रजा मर्चेंट है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। उनकी फैमिली ईरान में रहती है। FBI ने 12 जुलाई को इस शक पर आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया कि वो अमेरिका में सियासी शख्सियात को निशाना बनाना चाहता था, जबकि ट्रंप पर हमला 15 जुलाई को एक सफ़ेद फार्म अमरीकी शहरी ने किया जो मौके पर मारा गया, जिसे बज़ाहिर तो यही लगता है कि आसिफ मर्चेंट का इस सारी कार्रवाई में कोई हाथ नहीं। और अब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी नैयाद आसिफ मर्चेंट साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में होने वाले कातिलाना हमले में मुलव्विस नहीं है। आलमी खबर रसा इदारे के मुतमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में इस तासुर को गलत करार दिया कि आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की वजह से आयद की गई है। और तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरीन जेन बेयर ने मजीद बताया कि इस हवाले से तफ्तीश के दौरान कोई सबूत नहीं मिले कि वो ट्रंप को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, तो यकीनन इससे जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो तो यकसर मुस्तरद हो। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।